Radhe Radhe and welcome to my new video. In this video we are going to continue our previous topic, that is unit 9, and in this video we are going to discuss about the odds ratio, what is odds ratio and how to calculate its confidence interval, risk ratio, relative risk and risk difference. These are the topics we are going to cover in this video. So let's start the video. So जो आज का टॉपिक है ऑड्स और रिस्क रेशियो, सो इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन रहती है बच्चों को कि ऑड्स रेशियो और रिस्क रेशियोज क्या होते हैं. ठीक है, तो आज हम इसी पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि ऑड्स रेशियो और रिस्क रेशियो में डिफरेंस क्या है और ये क्या रिलेशन क्या है इनमें और डिफरेंस क्या है. ठीक है, सो ऑड्स रेशियो में सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक्सपोजर गिवन है, ये हमारे पास कोई एक्सपोजर है, कोई हम ड्रग दे रहे हैं या कोई हम कोई ड्रग दे रहे हैं हम किसी डिजीज़ के लिए किसी पेशेंट को, और ये हमारा पेशेंट है और इसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है. ठीक है, हार्ट फेल होने की इसकी प्रॉब्लम है. ठीक है, ये हेल्थ डिजीज़ है हमारे पास और ये हमारे पास डिजीज़ हो गई हार्ट अटैक और ये हम इसको एक्सपोजर दे रहे हैं. तो हम ये चेक करते हैं ऑड्स और रिस्क में कि हमारे पास जब हम ये एक्सपोजर किसी पेशेंट को दे रहे हैं, सो इस एक्सपोजर से, ठीक है, इस एक्सपोजर से किसी भी हेल्थ आउटकम के होने या ना होने के क्या चांसेस हैं, हेल्थ डिजीज़ के होने या ना होने के कितने चांसेस होंगे, ये हमें ये एक्सपोजर बताएगा. ठीक है, कि इस एक्सपोजर को लेने से हार्ट अटैक होगा कि नहीं होगा, इसके चांसेस कितने हैं, तो ये हमें ऑड्स रेशियो बताता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या जानना चाहते हैं, यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या निकलता है कि व्हाट इज़ द रिस्क ऑफ हैविंग अ हार्ट अटैक in those patients taking a particular drug या taking a particular drug. किसी भी हमारा मेन मोटिव क्या है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज़ द रिस्क ऑफ हैविंग अ हार्ट अटैक इन दोज टेकिंग अ पर्टिकुलर ड्रग. ठीक है, ये चीज़ हमको फाइंड आउट करनी है. तो वहाँ पे हम ऑड्स और रिस्क का कंसेप्ट लगाते हैं, ऑड्स और रिस्क की बात करते हैं. ठीक है, तो मेन मोटिव क्या है हमारा, हमें फाइंड आउट करना है कि कितना रिस्क है, व्हाट इज़ द रिस्क ऑफ हैविंग अ हार्ट अटैक. ठीक है, या कोई भी डिजीज़ है. ठीक है, कोई भी डिज़ीज़ के पर्टिकुलर ड्रग अगर कोई ले रहा है तो उसको वो डिज़ीज़ होने के कितने चांसेस होंगे, कितने रिस्क फैक्टर होगा उसका. ठीक है, तो ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है. So the very first thing we need to know is what is the difference between risk and odds. ठीक है, so risk का मतलब क्या होगा, probability. सिंपली हम कह सकते हैं इसको probability. ठीक है, so risk का मतलब क्या हो जाएगा हमारा probability, कि जैसे हम probability निकालते हैं सेम वे रिस्क और probability आर द सेम थिंग्स. ठीक है, तो risk का मतलब हुआ probability. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रिस्क की. ठीक है, अब रिस्क को समझने के लिए मैं आपको एक केस दिखाती हूँ. जैसे कि आपके पास ये पेशेंट्स हैं. ठीक है, ये आपके पास पेशेंट्स हैं. सपोज़ ये 10 पेशेंट्स हैं. ठीक है, ये आपके पास पेशेंट्स हैं. अब ये पेशेंट्स जो हैं सारे के सारे एक ड्रग ले रहे हैं. ये आपका ड्रग हो गया, ये सारे पेशेंट्स एक ड्रग ले रहे हैं और इस ड्रग से, ठीक है, इस ड्रग को लेते हुए भी कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको हार्ट अटैक हो रहा है. ठीक है, सपोज़ ये जो मैं क्रॉस लगा रही हूँ इनको हार्ट अटैक हुआ है. ठीक है, ये क्रॉस मैंने लगाया तो इसका मतलब इनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हुई. ठीक है, तो ये चीज़ हुई हमारे पास क्या कि हमारे पास 10 पेशेंट्स थे. 10 के 10 जो हैं वो एक ड्रग ले रहे थे.
इस ड्रग को लेते हुए भी कुछ पेशेंट्स ऐसे थे जिनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आई, जैसे कि ये वाला पेशेंट, ये वाला इसको ड्रग लेते हुए भी ये हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हुई। ठीक है, तो ये पेशेंट्स ऐसे थे जिनको हार्ट अटैक हुआ। तो इसका मतलब अब हमें अगर निकालना है कि रिस्क फैक्टर, रिस्क कितना है। ठीक है, रिस्क की बात अगर हमें करें, रिस्क मतलब प्रोबेबिलिटी और उसको हम इंसिडेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि इंसिडेंस भी क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ पेशेंट्स अपॉन में न्यू केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पर्सन एट रिस्क। ठीक है, यही चीज़ होता है इंसिडेंस भी। तो इंसिडेंस और रिस्क भी आप कह सकते हैं उसको कि सेम ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, 10 पेशेंट्स हैं, 10 के 10 वो ड्रग को फॉलो कर रहे हैं, और ड्रग लेते हुए भी कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको हार्ट अटैक हुआ। तो रिस्क क्या होगा हमारे पास, ऐसे पेशेंट्स जिनको एक्सपोजर मतलब ड्रग लेते हुए भी डिजीज़ की प्रॉब्लम आ रही है। कितने पेशेंट्स ऐसे, 1 2 3 4 5 और 6 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको ड्रग लेते हुए भी हार्ट अटैक हुआ, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हुई। अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं हमारे पास, 10। तो 6/10 क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिस्क फैक्टर। तो रिस्क कितना हो जाएगा यहाँ पे, 6/10 विच इज़ इक्वल टू 0.6। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिस्क को डिफाइन कर सकते हैं कि रिस्क क्या होगा हमारे पास, जितने भी पेशेंट्स किसी एक्सपोजर के चलते उनको डिजीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, वो वाले केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो ये हमारा होता है रिस्क फैक्टर। ठीक है, तो रिस्क हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, जितने भी पेशेंट्स उस ड्रग को ले रहे होंगे उनको ड्रग लेते हुए भी अगर हमारे पास कोई डिजीज़ अकर कर रही है उस केस में, तो वहाँ पे वो वाले पेशेंट्स आ जाएंगे, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स जितने भी हमने ग्रुप से उठाए हैं वो सारे के सारे पेशेंट्स अपॉन में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये होगा हमारा रिस्क। ठीक है, अब हम इसको कंट्रास्ट करते हैं ऑड से, कि हमारा रिस्क तो आया, अगर हमारे पास ये पेशेंट्स थे, ठीक है, 10 पेशेंट्स थे, 10 में से 6 को ड्रग लेते भी हार्ट अटैक हुआ। ठीक है, और 4 पेशेंट्स ऐसे बच गए जिनको हार्ट अटैक नहीं हुआ, नॉट हैविंग अ हार्ट अटैक। ओके, तो ये पेशेंट्स थे हमारे पास। अगर हमारे पास रिस्क की बात करते हैं तो 10 पेशेंट्स हमारे पास ऐसे थे, टोटल पेशेंट्स थे जिनमें से 6 को हार्ट अटैक हुआ, और 4 उनमें से ऐसे थे जिनको 6 में हार्ट अटैक नहीं हुआ। ठीक है, तो रिस्क की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास जितने केसेस थे अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस। लेकिन जब हम ऑड्स की बात करते हैं, ऑड्स का मतलब क्या हुआ कि जितना आपको केसेस मिल रहे हैं, जिसकी आपको चेक करना है कि हार्ट अटैक कितनों को हुआ। ठीक है, तो कितनों को हुआ, 6 को। ठीक है, 6 हैविंग अ हार्ट अटैक, अपॉन में क्या आ जाता है, यहाँ पे डिनोमिनेटर का फ़र्क होता है। ठीक है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या आएगा, ऐसे पर्सन जिनको हार्ट अटैक नहीं हुआ, नॉट हैविंग अ हार्ट अटैक। तो ये कितने हो गए, 4 केसेस। तो 6/4 ये हमारा ऑड्स की वैल्यू आएगी, क्योंकि ऑड्स में क्या होता है, रिस्क में क्या होगा, सिंपली रिस्क इज़ अ प्रोबेबिलिटी है, तो आपको पूरे केसेस डिनोमिनेटर में फुल केसेस लेने पड़ेंगे कि जितने का ग्रुप लिया है सारे के सारे पेशेंट्स उसमें कवर अप होंगे। लेकिन ऑड्स में क्या होता है, ऑड्स में आपको जिसकी आप चेकिंग कर रहे हो, जैसे आपको हार्ट अटैक की चेकिंग करनी है कि इस ग्रुप में कितनों को हार्ट अटैक हुआ ड्रग लेते हुए और कितनों को हार्ट अटैक नहीं हुआ। ठीक है, तो ऑड्स में क्या होगा, जितनों को हार्ट अटैक हुआ अपॉन में जितनों को हार्ट अटैक नहीं हुआ, नंबर ऑफ पर्सन नॉट हैविंग द डिजीज़। ठीक है, तो ऑड्स में क्या हो जाता है, नंबर ऑफ पर्सन हैविंग द डिजीज़ अपॉन में नंबर ऑफ पर्सन नॉट हैविंग द डिजीज़। तो ये हमारा ऑड्स रेशियो बनता है, ऑड्स की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ऑड्स का मतलब क्या होता है कि आपको दोनों में डिफरेंस क्या है, डिनोमिनेटर का डिफरेंस है। प्रोबेबिलिटी में आपको 10 के 10 केसेस लेने हैं, ऑड्स में आपको वो केसेस देखने हैं जिनको ये डिजीज़ नहीं हुआ। ठीक है, तो 6/4। अब यहाँ पर रिस्क, क्योंकि क्या है, रिस्क एक प्रोबेबिलिटी है, तो इसको आपको मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल सकती है, 1 मिल सकती है। तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें क्या मिल सकती है आपको, 1। और ऑड्स, क्योंकि ऑड्स में डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है आपका। ठीक है, तो ऑड्स में कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, ऑड्स आपकी कुछ भी वैल्यू ले सकता है। ठीक है, तो मेन डिफरेंस क्या है कि रिस्क क्या है, एक प्रोबेबिलिटी है, तो डिनोमिनेटर उसका फुल ग्रुप होगा, और ऑड्स में ऐसे पेशेंट्स आएंगे डिनोमिनेटर में जिनको वो डिजीज़ नहीं हुआ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टडीज़ की।
ठीक है। टाइप्स ऑफ स्टडीज़ हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट आपको रिज़ल्ट पता चलेगा कि कौन सा किस स्टडी में कौन सा हमें मतलब रिस्क लगाना चाहिए कि ऑड्स लगाना चाहिए। रिस्क और ऑड्स को सिलेक्ट करने में सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो स्टडी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब जैसे कि हम ग्रुप्स ले लेते हैं। एक ग्रुप है हमारे पास, यहाँ पे आपको कुछ पेशेंट्स दिख रहे हैं, ये पेशेंट्स हो गए, और इस ग्रुप में हमारे पास ये पेशेंट्स हो गए। ठीक है, ये पेशेंट्स हैं आपके पास। ये जो हैं ये एक पर्टिकुलर ड्रग के साथ हैं। ये तीनों पेशेंट्स जो हैं, ये जितने भी पेशेंट्स हैं यहाँ पे, ये सारे पेशेंट्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर ड्रग को ले रहे हैं। ठीक है, ये एक्सपोज्ड हैं, सारे के सारे पेशेंट्स क्या हैं, एक्सपोज्ड हैं। और ये जो पेशेंट्स आपको दिख रहे हैं ये एक्सपोज्ड नहीं है। दो ग्रुप्स हमने बनाए, एक एक्सपोज्ड का ग्रुप और एक नॉट एक्सपोज्ड का। ठीक है, फर्स्ट वाला ग्रुप जो है वो नॉट एक्सपोज्ड है, मतलब वो कोई ड्रग नहीं ले रहा है साथ में। और जो सेकेंड वाला ग्रुप है, ये सारे पेशेंट्स एक एक ड्रग अपना साथ में ले रहे हैं। और साथ में फिर हम चेक कर रहे हैं कि किनको हार्ट अटैक हुआ। इनमें से कितने पेशेंट्स ऐसे थे जिनको हार्ट अटैक हुआ। एक ये पेशेंट ऐसा रहा जिसको हार्ट अटैक हुआ, और एक ये पेशेंट ऐसा रहा जिसको हार्ट अटैक हुआ, और एक ये पेशेंट ऐसा रहा जिसको हार्ट अटैक हुआ। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे था, यहाँ पे भी सारे पेशेंट्स जो हैं वो ड्रग ले रहे हैं, और कुछ पेशेंट्स ऐसे निकल के आए हैं जिनको ड्रग लेने के बाद भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हुई। ठीक है, तो ये पेशेंट ये कुछ पेशेंट्स ऐसे आए जिनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हुई ड्रग लेने के बाद भी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम, ये होता है कोहोर्ट स्टडी, ये हम बात कर रहे हैं कोहोर्ट स्टडी की। जब हम कोहोर्ट स्टडी की बात करते हैं, कोहोर्ट स्टडीज़ में क्या होता है कि हम दो ग्रुप्स बना लेते हैं, एक एक्सपोज्ड का, एक नॉट एक्सपोज्ड का। ठीक है, और फिर हम चेक करते हैं कि कितनों को, जब हमने ड्रग के साथ जितनों को मेज़र किया और बिना ड्रग के जिनको मेज़र किया, तो उनमें कितनों को कितनों को वो डिज़ीज़ हुई, कितनों को वो डिज़ीज़ हुई, कितनों को वो डिज़ीज़ आउटकम दे रही है। ठीक है, तो ये जो स्टडीज़ होती हैं, ये कौन सी स्टडीज़ होती हैं, कोहोर्ट स्टडीज़ होती हैं। मतलब जब हम एक्सपोजर और नॉट एक्सपोजर वाले ग्रुप्स लेते हैं, उनमें से हम ये चेक करें कि हार्ट अटैक किस किस को हुआ। ठीक है, ड्रग लेने के साथ या फिर विदाउट ड्रग। ठीक है, तो जब हम एक्सपोजर से आउटकम पे जाते हैं, एक्सपोजर को मेज़र करके, क्योंकि यहाँ पे मेन चीज़ क्या है हमारे पास कि एक्सपोज कितने हुए हैं और नॉट एक्सपोज कितने थे, और फिर हमने आउटकम को चेक किया कि हु हैज़ द डिजीज़। ठीक है, कितनों को वो डिजीज़ हुई है। ठीक है, तो जब हम एक्सपोजर से आउटकम पे जाएं तो वहाँ पे हमारे पास कोहोर्ट स्टडी यूज़ होती है। ठीक है, तो कोहोर्ट स्टडी का मतलब क्या हुआ कि हम एक्सपोजर से आउटकम को चेक कर रहे हैं। आउटकम मतलब कोई भी हेल्थ आउटकम हो सकता है, डिजीज़ कोई भी डिजीज़ हो सकती है आपकी। ठीक है, तो जब हम एक्सपोजर से आउटकम पे जाते हैं तो वहाँ पे कोहोर्ट स्टडीज़ यूज़ होती हैं, कोहोर्ट डिज़ाइन यूज़ होता है हमारे पास। ठीक है, एक नेक्स्ट देखते हैं। तो ये जो केस हमने किया कोहोर्ट स्टडी का, इसको अब हम कंट्रास्ट करते हैं केस कंट्रोल स्टडी से। अब हम करेंगे केस कंट्रोल स्टडीज़। ठीक है, केस कंट्रोल स्टडीज़ में हम क्या करते हैं कि हम दो ग्रुप्स वैसे ही बना लेते हैं। यहाँ पे भी ये हमने पेशेंट्स लिए और इन सभी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम थी, ये सभी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हुई। ठीक है, और यहाँ पे इस ग्रुप में कुछ पेशेंट्स थे। ठीक है, इसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, ये हार्ट अटैक की प्रॉब्लम थी, इधर नो हार्ट अटैक था। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कुछ पेशेंट्स थे, यही पेशेंट्स, इनमें से कुछ पेशेंट ऐसे थे जो एक ड्रग ले रहे थे। ठीक है, और ऐसे ही इस ग्रुप में भी कुछ वही पेशेंट्स थे। ठीक है, इस ग्रुप में भी वही पेशेंट्स थे जो कुछ पेशेंट्स जिनमें से ड्रग्स ले रहे थे। ठीक है, तो जब हम केस कंट्रोल की बात करते हैं, केस कंट्रोल में हमने दो पेयर्स बनाए, एक ये वाला पेयर और एक ये वाला पेयर। जब हम केस कंट्रोल की बात करते हैं, केस कंट्रोल में हम स्टार्ट करते हैं आउटकम से, क्योंकि हमारा आउटकम क्या है, हार्ट अटैक।
ठीक है, हम आउटकम से स्टार्ट करते हैं और हम ये चेक करते हैं हु वर एक्सपोज्ड, मतलब कितनों को ड्रग्स दिया गया, ठीक है, कितनों को वो ड्रग दिया गया। तो आउटकम से स्टार्ट होके हम ड्रग पे जाते हैं कि आउटकम हम चेक करेंगे कि ये इस ग्रुप में हार्ट अटैक हुआ और इस ग्रुप में हार्ट अटैक नहीं हुआ किसी को। तो जिस ग्रुप में हार्ट अटैक हुआ फिर हम बैक्स जाएंगे उसमें कि कितनों को उस ग्रुप में से, मतलब जिन बंदों को हार्ट अटैक हुआ था, जिन पेशेंट्स को हार्ट अटैक हुआ था, उन्हीं पेशेंट्स को चेक करेंगे कि बैक जाएंगे कि कितनों ने वो ड्रग ली थी और ड्रग लेने के बाद उनको हार्ट अटैक हुआ, ठीक है। ऐसे ही जिन बंदों को हार्ट अटैक नहीं हुआ, अब जो सेकंड ग्रुप था, इन पेशेंट्स को हार्ट अटैक नहीं हुआ, तो हार्ट अटैक नहीं हुआ तो हम बैक जाएंगे और देखेंगे हार्ट अटैक नहीं हुआ और उनमें से कितने बंदे ऐसे थे जो एक्सपोज थे, जिनको ड्रग दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे केस कंट्रोल में हम बैक जाते हैं। आपने कोहॉर्ट में देखा होगा, कोहॉर्ट में हम ऐसे गए थे एक्सपोजर से आउटकम पे, ठीक है। यहाँ पे आउटकम से एक्सपोजर पे जाते हैं हम, ठीक है। आउटकम से चेक करते हैं कि एक्सपोजर कितना था, आउटकम से चेक करते हैं कि हु वर एक्सपोज्ड, ठीक है, हाउ मैनी ऑफ देम वर एक्सपोज्ड। तो यहाँ से आउटकम, जब हम आउटकम से एक्सपोजर पे जाएं तो वहाँ पे केस कंट्रोल स्टडी लगेगी। जब हम एक्सपोजर से आउटकम की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पे हमारा कोहॉर्ट स्टडी यूज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा डिफरेंस कि केस कंट्रोल और कोहॉर्ट स्टडी में क्या डिफरेंस होता है। तो अब आते हैं कि केस कंट्रोल और कोहॉर्ट में क्या चीज़ कैलकुलेट करनी चाहिए, ठीक है। तो जब भी हम कोहॉर्ट स्टडी की बात करते हैं, कोहॉर्ट हमने किया था, कोहॉर्ट में क्या होता है, जैसे हमारे पास पेशेंट्स हैं, 10 पेशेंट्स हमने लिए, ठीक है। एक ग्रुप जो था वो एक्सपोज था और एक नॉट एक्सपोज था। सपोज हमने ये नॉट एक्सपोज ग्रुप लिया, मतलब इसमें 10 पेशेंट्स, दोनों में ही 10 पेशेंट्स हैं और एक ग्रुप एक्सपोज है। एक्सपोज मतलब उसको हम ड्रग दे रहे हैं, नॉट एक्सपोज किसी भी पेशेंट को ड्रग नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो 10 में से अब यहाँ पे किसी पेशेंट को ड्रग नहीं दिया हुआ, नॉट एक्सपोज में हम बिल्कुल ड्रग नहीं दे रहे हैं। नहीं देने के बाद भी 3 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हुई, ठीक है, जिनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हुई, 3 पेशेंट्स ऐसे निकल के आए। जब हम एक्सपोजर की बात करें, जब हमने उनको एक्सपोज किया, जब हमने कोई ड्रग दिया, 10 के 10 पेशेंट्स को ड्रग दिया, तो वहाँ पे कुछ 6 पेशेंट्स ऐसे आए जिनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हुई। तो जब हम कोहॉर्ट स्टडीज़ की बात करें तो वहाँ पे हम क्या निकालेंगे, रिस्क निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें निकालना है रिस्क ऑफ हैविंग अ हार्ट अटैक व्हेन द ग्रुप वाज एक्सपोज्ड और नॉट एक्सपोज्ड, ठीक है। तो रिस्क ऑफ हैविंग अ हार्ट अटैक कितना हुआ इस केस में, जब हम नॉट एक्सपोज कर रहे हैं तो वहाँ पे कितना हो गया रिस्क, 3 क्योंकि टोटल पेशेंट्स लेने हैं, क्योंकि रिस्क जो है वो सिंपली प्रोबेबिलिटी है, तो 3 पेशेंट्स अपॉन 10, 3/10 हो गया रिस्क फैक्टर। जब हम एक्सपोज ग्रुप की बात करें तो वहाँ पे रिस्क कितना हो जाएगा हमारे पास, कितने पेशेंट्स हमारे पास टोटल 6 जिनको हार्ट अटैक हुआ, ठीक है, और वो ड्रग लेते हुए हुआ, ठीक है। अपॉन में टोटल केसेस कितने हैं हमारे पास, 10, तो 6/10। तो यहाँ पे नॉट एक्सपोज और एक्सपोज के केस में क्या हो जाएगा, 3/10 और 6/10। तो कोहॉर्ट के केस में हम क्या निकालेंगे, रिस्क फैक्टर निकालेंगे। क्यों, क्योंकि हमें रिस्क की तरफ जाना है, क्योंकि हमें डिजीज़ का रिस्क देखना है कि कितना रिस्क है एक एक्सपोज ग्रुप और नॉट एक्सपोज का, कितना रिस्क है कि वो हार्ट अटैक उसमें हो सकता है, उसमें जो पेशेंट्स हैं उनको हार्ट अटैक हो, उसका रिस्क कितना है, ठीक है। तो कोहॉर्ट स्टडीज़ में हम रिस्क फैक्टर निकालते हैं। तो जब हम केस कंट्रोल की बात करते हैं, अब हमें कोहॉर्ट का पता चल गया कि कोहॉर्ट में हमें क्या लगाना है, रिस्क फैक्टर लगाना है, मतलब रिस्क कैलकुलेट करना है। जब हम केस कंट्रोल की बात करेंगे, केस कंट्रोल में हमने देखा कि हम आउटकम से स्टार्ट होंगे, आउटकम से स्टार्ट होके और बैक देखेंगे कि एक्सपोज कितने हुए थे पेशेंट्स, ठीक है। तो ऐसे ही ये केस है हमारे पास, जो हमने केस लिया, 10 पेशेंट्स थे हमारे पास, ठीक है। 10 पेशेंट्स में से पहला ग्रुप जो हमने बनाया, फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास 7 जो थे वो एक्सपोज थे और 3 जो थे वो एक्सपोज नहीं थे, मतलब 3 पेशेंट्स जो थे वो ड्रग नहीं ले रहे थे और 7 जो थे वो एक्सपोज थे और 3 नॉट एक्सपोज थे, ठीक है। और एक हमने ग्रुप बनाया 10 पेशेंट्स का, उसमें से 3 जो थे वो एक्सपोज थे
और 7 जो थे वो नॉट एक्सपोज थे। ठीक है, तो ये हमने ग्रुप बनाया क्योंकि वहाँ पे हमें सिर्फ ये चेक करना है कि एक आउटकम से आउटकम क्या था हमारा, हार्ट अटैक फर्स्ट ग्रुप में तो सभी को हार्ट अटैक हुआ था। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में सारों को हार्ट अटैक हुआ था। ठीक है, और जो सेकंड वाला ग्रुप था वो सारों को हार्ट अटैक नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास केसेस थे, और हार्ट अटैक हुआ और नहीं हुआ फिर हम बैक गए कि कितनों ने एक्सपोजर लिया था, कितनों ने वो ड्रग लिया था। हार्ट अटैक जिनको नहीं हुआ जिनको हुआ हार्ट अटैक, उनमें से हमने देखा कि 7 एक्सपोज थे और 3 नॉट एक्सपोज थे। तो वहाँ पे हम ऑड्स की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ऑड्स का मतलब क्या होगा कि अगर हम निकाल रहे हैं कि एक्सपोजर का ऑड्स बताओ, तो 7 अपॉन कितना हो जाएगा, जितनों ने वो ड्रग लिया अपॉन में ऐसे नंबर्स, क्योंकि यहाँ पे ऑड्स हैं तो डिनोमिनेटर हमारा टोटल लेंथ नहीं आएगी, मतलब 10 के 10 केसेस नहीं आएंगे। तो यहाँ पे कितने आएंगे, ऐसे केसेस जिन्होंने वो एक्सपोजर नहीं लिया। अब ये एक्सपोजर था जिन्होंने लिया और ये एक्सपोजर जिन्होंने नहीं लिया। ऐसे ही ऑड्स की जब हम यहाँ पे बात करें तो कितना हो जाएगा, 3 ऐसे केसेस थे जिन्होंने वो एक्सपोजर लिया और 7 ऐसे केसेस थे जिन्होंने वो एक्सपोजर नहीं लिया। तो 3/7 हो जाएगा। तो ये हमारा डिफरेंस है कोहोर्ट और केस कंट्रोल स्टडीज़ में, कि केस कंट्रोल में हम क्या यूज़ करते हैं, जब हमारे पास आउटकम से हम बैक जाएं एक्सपोजर पे, तो वहाँ पे केस कंट्रोल स्टडी और ऑड्स यूज़ करना है, क्योंकि ऑड्स यूज़ करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सपोज और नॉट एक्सपोज के बीच में रेशियो पता चल जाएगा कि कितने रेशियो थे हमारे पास, कि जितने पेशेंट्स एक्सपोज हुए और जितने पेशेंट्स नॉट एक्सपोज थे। ठीक है, और कोहोर्ट स्टडी में क्या होता है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी रिस्क फैक्टर निकालना होता है कि कितनों को रिस्क है हार्ट अटैक होने का। ठीक है, एक्सपोजर लेते हुए और एक्सपोजर ना लेते हुए। ठीक है, तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि अब हमने ये जो हमने केस कंट्रोल स्टडीज़ में हमने रिस्क फैक्टर क्यों नहीं निकाला, हमने ऑड्स ही क्यों निकाला इसमें, है ना। ये क्वेश्चन माइंड में आता है कि जब हम केस कंट्रोल स्टडी कर रहे हैं तो हम ऑड्स ही क्यों निकाले, रिस्क क्यों नहीं निकाला हमने, है ना। तो क्यों नहीं निकाला हमने रिस्क, अगर हम ऐसे लिखते, ठीक है, क्योंकि रिस्क निकालने का मतलब क्या है कि हम क्या चेक करना चाह रहे हैं, द रिस्क ऑफ टेकिंग पिल्स, क्योंकि पिल्स के लिए हम बता रहे हैं, क्योंकि एक्सपोजर को चेक कर रहे हैं हम, कितनों ने एक्सपोजर लिया और कितनों को नहीं मिला एक्सपोजर। ठीक है, तो हम उसमें क्या स्टेटमेंट बना सकते हैं, क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं, द रिस्क ऑफ टेकिंग पिल्स दोज हु हैड अ हार्ट अटैक। ठीक है, मतलब हमें क्या कंक्लूड किया, द रिस्क ऑफ टेकिंग पिल्स दोज हु हैड अ हार्ट अटैक प्रॉब्लम, जिनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हुई उसमें रिस्क, पिल्स लेने के कितने रिस्क है, ये कोई सेंस ही नहीं बना। ठीक है, तो यहाँ पे हम केस कंट्रोल में जब हम ये रिस्क की बात करें, केस कंट्रोल में हमने रिस्क क्यों नहीं निकाला, क्योंकि रिस्क की जब हम बात करते हैं तो वो इस स्टेटमेंट के ज़रिए हम बता सकते हैं कि रिस्क ऑफ टेकिंग पिल्स दोज हु हैड अ हार्ट अटैक, और इसकी जब हम इसको स्टडी कर रहे हैं तो इसमें कोई सेंस ही नहीं बना कि रिस्क ऑफ टेकिंग पिल्स, व्हाट रिस्क ऑफ टेकिंग पिल्स। ठीक है, तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रहा, तो इसलिए हम यहाँ पे रिस्क की जगह क्या करते हैं, ऑड्स निकालते हैं, क्योंकि हम रियली क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, हम ये नहीं फाइंड आउट करना चाहते रिस्क ऑफ टेकिंग पिल्स, हमें क्या मतलब रिस्क लेने का टेकिंग ऑफ पिल्स से। ठीक है, पिल्स और रिस्क का क्या रिलेशन ही नहीं बनता कोई, तो यहाँ पे इसको हम फाइंड आउट नहीं करना चाहते। तो हमें रियली क्या फाइंड आउट करना है, द रिस्क ऑफ हैविंग हार्ट अटैक, हमें फाइंड आउट क्या करना है, द रिस्क ऑफ हैविंग हार्ट अटैक। तो हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, द रिस्क ऑफ हैविंग, अगर हम ये सेंटेंस लिखते हैं तो ये हमारा मतलब ये हमारा सेंटेंस जो है वो करेक्ट निकलता है कि हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो रिस्क ऑफ हैविंग हार्ट अटैक इन दोज टेकिंग अ पिल्स। ठीक है, इन दोज टेकिंग अ पिल्स, जो पिल्स ले रहे हैं उनमें हमें रिस्क फाइंड आउट करना है हार्ट अटैक का। ठीक है, दोज टेकिंग अ पिल, जो एक्सपोज हुए हैं उनमें हमें रिस्क फाइंड आउट करना है कि हार्ट अटैक का कितना रिस्क है। तो इसलिए हम यहाँ पे रिस्क कैलकुलेट करते हैं, कहाँ पे, कोहोर्ट स्टडीज़ में। ठीक है, तो और यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करते हैं, ऑड्स फाइंड आउट करते हैं।
तो ऑड्स और रिस्क को एक बार रिवाइज करके अगर हम देखें तो रिस्क हमारा क्या बना और ऑड्स हमारा क्या बना, ठीक है। तो ऑड्स में हमारे पास क्या था, हमारे पास 10 पेशेंट्स हैं। अगर हम इसका पाई ग्राफ बनाते हैं, ये हमारे पास जब ये पाई ग्राफ है हमारे पास, ठीक है, तो रिस्क क्या होगा और ऑड्स क्या होगा। ये हमारे पास पाई ग्राफ है, ठीक है। रिस्क का मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, जितने हमारे पास केसेस आउटकम्स आए हैं अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस, उसको मिला के, ये जो केस हमारे पास बना है इसको मिला के हमारे पास जितने आउटकम्स आएंगे वो सारे ऐड होंगे, ठीक है। और हमारे पास ऑड्स में क्या होगा कि ये केसेस हमारे पास जितने आए हैं जिनको प्रॉब्लम थी, जिनको वो डिज़ीज़ थी, अपॉन में ऐसे केसेस जिनको वो डिज़ीज़ नहीं थी, ये केस हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑड्स में हमें सिंपली क्या करना है, जितने पेशेंट्स को वो डिज़ीज़ है, जिनको वो प्रॉब्लम है, उतने केसेस अपॉन में जिनको वो प्रॉब्लम नहीं है या जो एक्सपोज नहीं है, वो वाले केसेस हो जाएंगे। और रिस्क में हम टोटल नंबर ऑफ़ केसेस लेंगे जिनको वो प्रॉब्लम थी प्लस जिनको वो प्रॉब्लम नहीं भी थी, वो सारे डिनोमिनेटर में आएंगे, ठीक है। तो ये होगा रिस्क और ऑड्स। अब कई बार क्या होता है, रिस्क और ऑड्स दोनों इक्वल भी हो जाते हैं। कब इक्वल होते हैं वो केसेस, जब अब कोई केस ऐसा होता है जिसमें ऑड्स और रिस्क जो है हमारा इक्वल भी आ सकता है। कौन सा केस ऐसा होगा, जब हमारे पास कोई बहुत ही रेयर डिजीज़ हो। सपोज़ ये डिज़ीज़ है हमारे पास, रेयर डिजीज़, ठीक है। तो ऑड्स और रिस्क, ऑड्स में हमारे पास क्या होगा, ऑड्स में हम क्या करते हैं कि जितना हमारे पास ये डिज़ीज़ है, ठीक है, अपॉन में जितना ये डिज़ीज़ नहीं है। अब ये डिज़ीज़ सिर्फ इतने बंदों को नहीं है, ठीक है। और रिस्क में क्या होता है, हमारे पास जितनों को ये डिज़ीज़ है अपॉन में टोटल नंबर ऑफ़ केसेस जितनों को ये डिज़ीज़ नहीं था और प्लस जितनों को ये डिज़ीज़ था। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो फैक्टर दिख रहा है आपको, ये जो आपको वैल्यू दिख रही है, ये क्या होगी, अप्रॉक्सीमेट सेम आएगी। अप्रॉक्सीमेट सेम का मतलब क्या होगा कि क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर तो सेम ही होगा दोनों केसेस में, ठीक है, सिर्फ डिनोमिनेटर में चेंजेस आते हैं। डिनोमिनेटर में जब हम यहाँ पे देखोगे और यहाँ पे देखोगे, दोनों में बहुत ही रेयर डिफरेंस होगा, ठीक है। तो जब हम रेयर डिज़ीज़ की बात करते हैं, ऐसी डिज़ीज़ जो बहुत ही कम देखने को मिले, तो वहाँ पे उस केस में क्या होता है, हमारे पास ऑड्स और रिस्क जो है वो दोनों इक्वल आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, इक्वल होने के चांसेस होते हैं। तो रेयर डिज़ीज़ हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब हम केस कंट्रोल स्टडीज़ करते हैं। तो केस कंट्रोल स्टडीज़ में रेयर डिज़ीज़ की बात होती है। केस कंट्रोल स्टडीज़ हम करते ही रेयर डिज़ीज़ के लिए, तो इसलिए केस कंट्रोल स्टडीज़ में रिस्क और ऑड जो है वो आपके इक्वल हो सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे डिनोमिनेटर में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। डिनोमिनेटर क्योंकि यहाँ पे भी उतना ही डिफरेंस होगा और ये भी आप उसको अप्रॉक्सीमेटली सेम कह सकते हो, ठीक है। तो रेयर डिजीज़, जब भी रेयर डिजीज़ की बात होगी तो वहाँ पे ऑड्स और रिस्क दोनों इक्वल वैल्यूज़ ले सकते हैं। तो अब चलते हैं ऑड्स रेशियो पे कि ऑड्स रेशियो में होता क्या है। जैसे हमने आपको समझाया कि ऑड्स रेशियो में क्या होता है हमारे पास, कि किसी ऐसे पेशेंट्स जिनको एक्सपोजर मिला और जिनको नहीं मिला उनका रेशियो होता है, ठीक है। तो ऑड्स रेशियो क्या होगा, ऑड्स रेशियो इज़ अ मेजर ऑफ एसोसिएशन बिटवीन एन एक्सपोजर एंड एन आउटकम। द OR represents that the odds that the outcome will occur given a particular exposure compared to the odds of outcome occurring in the absence of that exposure। जो ही हमने क्या किया था हमने ऑड्स रेशियो में, ऑड्स रेशियो क्या होता है, ऐसे आउटकम्स जिनको एक्सपोजर में मिला और जिनको एक्सपोजर नहीं मिला, ठीक है, एक्सपोज्ड अपॉन में नॉट एक्सपोज। वही चीज़ इसने कही है कि ऑड्स रेशियो में ऐसे केसेस आएंगे जिनको हमने एक्सपोजर दिया, पर्टिकुलर एक्सपोजर, पर्टिकुलर ड्रग दिया, और कंपेयर टू दोज जिनको वो एक्सपोजर नहीं मिला।
ठीक है, तो ऐसे केसेस हम उसमें कंपेयर करते हैं. ऑड्स रेशियो आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन केस कंट्रोल स्टडीज़. ठीक है, केस कंट्रोल स्टडीज़ में हम इसको यूज़ करते हैं. हाउएवर दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन क्रॉस सेक्शनल और कोहोर्ट डिज़ाइन विद सम एजम्पशन और सम मॉडिफिकेशन. अगर हम कुछ एजम्पशंस ले लेते हैं, जैसे हमने रेयर डिजीज़ की बात करी, वहाँ पे रेयर डिजीज़ किसमें, केस कंट्रोल स्टडीज़ में होता है, तो वहाँ पे आपको ऑड्स और रिस्क जो है वो सेम दिखाई देते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली सेम आएंगे, तो वहाँ पे आप रिस्क भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप ऑड्स भी यूज़ कर सकते हो. तो वही चीज़ ये कहता है कि अगर हमें ऑड्स रेशियो, वैसे तो केस कंट्रोल स्टडीज़ में यूज़ होता है, लेकिन अगर आप उसको क्रॉस सेक्शनल या कोहॉर्ट स्टडीज़ में यूज़ करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको कुछ अजम्पशंस लेनी पड़ेंगी, कुछ मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी, तो वहाँ पे आप ऑड्स रेशियो भी यूज़ कर सकते हो. व्हेन इट इज़ यूज्ड, तो अब हम ऑड्स रेशियो को कहाँ यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ऑड्स रेशियो आर यूज टू कंपेयर द रिलेटिव ऑड्स ऑफ द अकरेंस ऑफ द आउटकम ऑफ इंटरेस्ट. जो हमने जो हमारा डिजीज़ है, डिसऑर्डर है, जो जिसको हमने स्टडी करना है, उसको कंपेयर करने के लिए हम रिलेटिव ऑड्स उसके यूज़ करते हैं. गिवन एक्सपोजर टू द वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट, एग्जाम्पल हेल्थ कैरेक्टरिस्टिक या कुछ भी. ठीक है, द ऑड्स रेशियो कैन also be used to determine whether a particular exposure is risk factor for a particular outcome and to compare the magnitude of the various risk factors for that outcome. वही चीज़ जो हमने कही कि odds ratio क्या होगा, किसको फाइंड आउट करेगा, क्या दिखाएगा हमें, क्या बताएगा हमें कि अगर हम किसी पर्सन को पर्टिकुलर ड्रग दे रहे हैं तो वो कितने रिस्क पे है कि वो उसको हार्ट अटैक देगा. ठीक है, ड्रग लेने के बाद भी उसको हार्ट अटैक होने के कितने रिस्क होगा, कितना रिस्क होगा. ठीक है, तो ऑड्स रेशियो हमें ये बताएगा. ठीक है, कि ड्रग देने के बाद भी पर्सन को हार्ट अटैक अगर हो रहा है तो वो कितने चांसेस हैं उसके, कितना रिस्क है. ठीक है, और उस रिस्क को वैल्यू बताएगा, मतलब कंपेयर करेगा कि कितना रिस्क है उसका. सो OR की वैल्यू क्या क्या आ सकती है आपकी ऑड्स रेशियो जो है, क्योंकि रेशियो है तो या तो इक्वल टू 1 होगा या ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन 1 होगा. इक्वल टू 1 का मतलब है कि आपका जो एक्सपोजर है वो कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है आउटकम पे. ठीक है, एक्सपोजर और आउटकम पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है. ठीक है, अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब एक्सपोजर जो है वो आउटकम को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, और अगर लेस देन 1 है तो इसका मतलब जो ड्रग आप दे रहे हो वो आउटकम को कम इफेक्ट कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें तीन चीज़ें पता चलती हैं कि OR इक्वल टू 1 हो सकता है, ग्रेटर देन 1 हो सकता है और लेस देन 1 भी हो सकता है. और प्रोबेबिलिटी, क्योंकि रिस्क है, रिस्क फैक्टर जो है वो प्रोबेबिलिटी है, तो वो आपको मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 ही देगी, क्योंकि वहाँ पे टोटल केसेस आपको 10 के 10 मिल सकते हैं जिनको हार्ट अटैक हो. ठीक है, तो हमें, और डिनोमिनेटर में तो हमें रखनी टोटल केसेस हैं, तो 10 अगर केसेस हैं, 10 के 10 को आपका हार्ट अटैक हुआ है तो 10/10 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. तो वहाँ पे आपको 1 केस, मतलब 1 मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मिलेगी, मैक्सिमम रिस्क जो है वो 1 होगा. ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉन्फिडेंस इंटरवल. कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर ऑड्स रेशियो. कॉन्फिडेंस इंटरवल की जब हम बात करते हैं तो कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने के लिए हमें कुछ वैल्यूज़ चाहिए होती हैं. वैल्यूज़ क्या क्या मिलेंगी, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हॉरिजॉन्टल वे में आप देख सकते हो कि डिजीज़ और हेल्थ आउटकम दिख रहा है आपको, कि कोई डिजीज़, किसी पर्सन को, कितने पर्सन ऐसे हैं जिनको वो डिजीज़ है. ठीक है, और आपको जब आप वर्टिकल वे में देखते हो तो वर्टिकल वे में आपको दिख रहा है एक्सपोजर दिया है या नहीं दिया, पर्सन, प्लेस और टाइम. ठीक है, तो एक्सपोजर, अगर आपको मेन चीज़ है एक्सपोजर, कितनों पर्सन्स को एक्सपोजर मिला है. तो येस और नो, दो केसेस दिख रहे हैं, येस और नो, कि ऐसे पर्सन जिनको वो डिजीज़ है, ऐसे पर्सन जिनको वो डिजीज़ नहीं है, ऐसे पर्सन जिनको हमने एक्सपोजर दिया, और ये नो वाले ऐसे पर्सन हैं जिनको हमने एक्सपोजर नहीं दिया. ठीक है, अब जो फर्स्ट कॉलम आपको एंट्री दिखा रहा है ए. ठीक है, ए का मतलब क्या हुआ कि एक्सपोजर देने के बाद भी उसको डिजीज़ हुई. ठीक है, ड्रग के साथ साथ डिजीज़ होना, या ड्रग के साथ साथ, सपोज हम हार्ट अटैक की बात कर रहे हैं तो ड्रग देने के साथ ही हार्ट अटैक भी हुआ, तो ऐसे पर्सन्स कितने हैं, ए पर्सन इतने हैं जिनको ड्रग के साथ भी हार्ट अटैक हुआ. ठीक है, और ड्रग के साथ हार्ट अटैक नहीं हुआ ऐसे पर्सन कितने हैं, बी. ये जो बी एंट्री दिखा रहा है इसका मतलब क्या है, ड्रग देने के बाद उनको हार्ट अटैक नहीं हुआ, बी पर्सन ऐसे निकले. ठीक है, सी का मतलब क्या है कि हार्ट अटैक नहीं दिया, सॉरी, एक्सपोजर नहीं दिया, मतलब उनको ड्रग नहीं दिया और फिर भी उनको हार्ट अटैक हो गया.
ठीक है, C% ऐसे हैं जिनको हमने ड्रग नहीं दिया लेकिन फिर भी उनको हार्ट अटैक हो गया, और D% ऐसे हैं जिनको हमने एक्सपोजर भी नहीं दिया और हार्ट अटैक भी नहीं हुआ, मतलब उनको ड्रग भी नहीं दिया और हार्ट अटैक भी नहीं हुआ, उनको D% ऐसे हैं। तो ये आपको ग्राफ दिख रहा होगा यहाँ पे, मतलब ये टेबल में आपको इस तरीके की वैल्यूज़ मिलेंगी, एक्सपोजर और डिजीज़ से रिलेटेड आपको वैल्यूज़ मिलेंगी। अब बारी आती है इनका कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे निकालें। ऑड्स रेशियो तो आप निकाल सकते हो, ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे निकालेंगे। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर आप 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे निकाल रहे हो, 95% लेवल पे अगर आप देखें तो लोअर और अपर का क्या क्या फॉर्मूला बनेगा, e⁻⁻ log OR प्लस प्लस माइनस, मतलब प्लस का मतलब अपर वाला और नेगेटिव का मतलब लोअर वाला, तो प्लस माइनस 1.96 स्क्वायर रूट ऑफ 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d। इसको कैलकुलेट करके इसका स्क्वायर रूट लेना, जो आपको इसकी वैल्यू निकल के आएगी एलसीएम लेके इसको सॉल्व करके इसका स्क्वायर रूट निकालना है आपने, ठीक है। स्क्वायर रूट के बाहर 1.96 से इसको मल्टीप्लाई करना है, प्लस लॉग OR, और ये सारा किसकी पावर में जाएगा, ई की पावर में, इसको आपने ई की पावर में कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ फॉर्मूला आपका बना है अपर और लोअर। जब आप अपर निकालोगे तो प्लस के साथ, और लोअर निकालोगे तो माइनस के साथ इसको फॉर्मूले को ओपन करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बना आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर ऑड्स रेशियो, ठीक है। तो ये ऑड्स रेशियो के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल निकल के आ सकता है। तो यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा है, वेयर ई इज़ द मैथमेटिकल कांस्टेंट फॉर नेचुरल लॉग। ई सिंपली एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ई हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ई की वैल्यू होती है, ई का टेबल होता है, तो टेबल में से आप वैल्यूज़ देख सकते हो। आई एन जो लिखा हुआ है यहाँ पे, आई एन का मतलब सिंपली लॉग है कि लॉग वैल्यू लेनी है हमको। ओ आर जो हमने ऑड्स रेशियो निकाला, ठीक है। SQRT जो आपको यहाँ दिख रहा है वो स्क्वायर रूट है। ABCD's वैल्यूज टेबल में से आप देख सकते हो, ठीक है। 95% पे जैसे आपको पता है 1.96 क्यों लिया हमने, 1.96 क्यों लिया, क्योंकि 95% पे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि 95% पे 1.96 हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो 1.96 वैल्यू होती है 95% लेवल पे, तो इसलिए हमने 1.96 वैल्यू यहाँ पे यूज़ की है। तो ये आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल के हिसाब से आपकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। जो आप अगर यहाँ पे 90% करोगे तो वैल्यूज़ आपको टेबल में से मिल जाएंगी, कितने परसेंट पे इतनी वैल्यूज़ आपको लेनी है, ठीक है। तो अगर आपके पास वैल्यूज़ हैं, ठीक है, अगर मैं आपको सपोज एग्जांपल के हेल्प से बताती हूँ कि अगर आपकी OR सपोज करिए OR आपका 20, क्योंकि OR आपका 20.5 निकल के आया, ठीक है। कोई भी एग्जांपल है आपके पास, OR है उसका 20.5 निकल के आया। A की वैल्यू 17 है, B की वैल्यू जो है वो 83 है, C की वैल्यू 1 है, और D की वैल्यू 99 है, ठीक है। सपोज़ ये वैल्यूज़ आपकी आई हैं, तो इसमें अगर आप अपर और लोअर कॉन्फिडेंस निकालना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस फॉर्मूले से इन्होंने निकाल के दिखा रखा है। तो यहाँ पे e⁻⁻ log 20.5 हो जाएगा, क्योंकि log OR होता है, तो e⁻⁻ log 20.5, ठीक है, प्लस 1.96 इंटू 1.96 इंटू 1/a, मतलब 1/17 प्लस 1/83 प्लस 1/1 प्लस 1/99। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, तो जो भी सॉल्व करके आएगा उसको e⁻ में आपने ले लेना है, ठीक है। इसको सॉल्व करके आएगा इसका क्योंकि स्क्वायर रूट भी लेना है आपको, तो ये आएगा 1.08 1.96 इंटू 1.08 का स्क्वायर रूट को सॉल्व करोगे तो 1.04 बनेगा इसको सॉल्व करने पे। तो इनको आपने मल्टीप्लाई करना है, सिंपली कैलकुलेशंस है, इनको मल्टीप्लाई करके वैल्यूज़ आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल आपका यहाँ देख सकते हो कि कॉन्फिडेंस इंटरवल आपका आया, अपर लिमिट आपकी बनेगी 158 और लोअर लिमिट बनेगी 2.7, आई थिंक इट्स 1.58।
तो 1.58 बनेगी और 2.7 बनेगी, तो ये आपका इंटरवल बन जाएगा। ठीक है, 1.58 और 2.7, तो ये आपका इंटरवल बन जाएगा। यहाँ पे इस इंटरवल के अंदर ही आपकी ऑड्स रेशियो की वैल्यू लाई करेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिस्क। रिस्क हमने जैसे अभी किया, रिस्क का मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी। सिंपली प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होगा, जितने केसेस आपको मिल रहे हैं अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस उस डिजीज़ के। ठीक है, उस कोई भी डिजीज़ अगर हम हेल्थ आउटकम कोई भी निकाल रहे हैं तो उस डिजीज़ के केसेस कितने हैं अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे पास कितने थे। तो रिस्क इज डिफाइंड बाय द पब्लिक हेल्थ प्लानिंग इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ डिजीज़ or other health outcome of interest during a specified period, usually 1 year. ठीक है, risk is calculated by dividing the number who got the disease during the defined period by the total population of interest during that period. तो यही ये कहता है रिस्क जो होगा वो क्या होगा, ऐसे केसेस जो उस पीरियड के दौरान हमारे पास आए होंगे अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो यही हमारा रिस्क फैक्टर दिखाता है कि नंबर ऑफ़ केसेस कितने हैं, नंबर ऑफ़ डिजीज़ वाले केसेस कितने हैं और टोटल केसेस कितने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ़ देयर वर 1000 बर्थ्स इन अ हेल्थ जुरिस्डिक्शन इन 1 ईयर एंड 72 ऑफ दोज बेबीज वेट लेस दैन 2500 ग्राम्स। ठीक है, तो रिस्क ऑफ लो बर्थ वेट का रिस्क कितना हो जाएगा उस कम्युनिटी में, क्योंकि 72 पर्सन ऐसे थे, 72 किड्स ऐसे थे जिनका लो बर्थ वेट था, और टोटल बर्थ हुए कितने थे वहाँ पे 1000 में से 72 जो हैं वो ऐसे थे जिनको लो बर्थ वेट था। तो रिस्क फैक्टर कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू 72 अपॉन 1000। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो 0.072, तो ये चीज़ आपकी वैल्यू आ सकती है इसकी। ठीक है, तो रिस्क में क्या होगा, सिंपली नंबर ऑफ केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डिजीज केस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस। However, we seldom, when conducting a risk analysis, epidemiologists generally begin by constructing a 2x2 table as illustrated below, where A represent, जैसे हमने अभी देखा था ABCD वाला टेबल है ना, A यहाँ B यहाँ C यहाँ D, और ये एक्सपोजर वाले थे और ये आउटकम था। ठीक है, तो ये वाला अगर हम टेबल लेके चलते हैं तो वहाँ पे हमारा रिस्क फैक्टर क्या होगा, where A represent those in the exposed populations who experience the outcome of interest and B is the exposed population who did not experience that outcome. In this case, risk of exposure is expressed as, risk of exposure की बात करें कि exposure कितनों को हुआ, तो risk of exposure कितना होगा A, क्योंकि A वाले केसेस ऐसे थे जिनको exposure हुआ और outcome भी मिला, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस A प्लस B, क्योंकि रिस्क क्या है, प्रोबेबिलिटी है, तो A प्लस B टोटल आएंगे। ठीक है, रिस्क ऑफ हैविंग एक्सपोज्ड वालों का रिस्क अगर हम लेकर चलते हैं। ठीक है, ये एक्सपोजर वाले येस थे, ये नो थे। ठीक है, तो इसलिए हमने A उठाया क्योंकि A वाले येस थे जिनको एक्सपोजर मिला। ठीक है, ऐसे आउटकम वाले ये येस थे ये नो थे। ठीक है, कि जिनको हार्ट अटैक हुआ येस वाले AC और नो वाले BD। ठीक है, और अगर हम कन्वर्सली द रिस्क ऑफ दोज नॉट एक्सपोज्ड टू द रिस्क फैक्टर वुड बी, अगर हम रिस्क निकालते हैं नॉट एक्सपोज्ड का, जिनको एक्सपोजर नहीं मिला, तो वो कितने केसेस थे, C अपॉन में C प्लस D, तो ये हमारा केस हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि रिस्क ऑफ एक्सपोज्ड और नॉट एक्सपोज्ड में A अपॉन A प्लस B और C अपॉन C प्लस D, तो ये हमारा रिस्क निकल सकता है यहाँ से। ठीक है, तो ये टॉपिक आज हमने कवर किया कि रिस्क और ऑड्स का मतलब क्या होगा, रिस्क और ऑड्स में क्या डिफरेंस होगा, क्या रिलेशन होगा, कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे, ऑड्स के कॉन्फिडेंस इंटरवल्स कैसे निकालेंगे, ऑड्स और रिस्क कहाँ यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब आज हमने डिस्कस किया। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि रिलेटिव रिस्क क्या होता है। ठीक है, रिलेटिव रिस्क के कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे निकल सकते हैं, तो ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में अब डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इसको। सो टिल देन, राधे राधे।